नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। कोरोना के खिलाफ ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे एक ऐसे आर्थिक दलदल में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिससे उबरने में, जिससे निकलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। 3 मई की तारीख नज़दीक है, लॉकडाउन का दूसरा फेज पूरा होने वाला है और अब बार बार इस बात की आवाज़ उठने लगी है हर जगह से कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ही सही खोला जाए ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आए, लोगों का रोजगार पटरी पर आए और लोगों की जो आर्थिक और माली दिक्कतें हैं वो दूर हों, साथ ही साथ देश भी अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटे। लेकिन ये होगा कैसे, इसका कोई मजबूत खाका अभी तक उभर कर सामने नहीं आया है। सरकारें मंथन लगातार कर रही हैं, लेकिन एक विस्तृत खाका तुरंत पेश होना बहुत लाजमी है। 1 मई का दिन मजदूरों को याद करने का भी दिन है। ये वो श्रमिक हैं जो अपने खून पसीने से हमारी अर्थव्यवस्था को सींच रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर समाज के अगर किसी तबके पर पड़ा है तो वो हमारे मजदूर हैं, खासकर दिहाड़ी मजदूर। जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं, अगर दिहाड़ी नहीं तो रोटी मिलना जिन मजदूरों के लिए मुश्किल हो जाता है। इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में कौन सी जगह बची हुई है, अर्थव्यवस्था के तमाम पायदानों में ये मजदूर अपने आप को कहां खड़े पाएंगे, हमें इस पर भी सोचना विचारना जरूरी होगा। इसलिए आज के हम इस खास चर्चा में तमाम मेहमानों के साथ ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन 2 के बाद यानी कि 3 मई के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर कैसे लाया जाए और कामगारों का, श्रमिकों का, मजदूरों का भविष्य कैसे सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए, इस पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर लौटकर मेहमानों का परिचय कराएंगे और चर्चा शुरू करेंगे। 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, इसका फैसला सरकार को करना है। लेकिन लॉकडाउन को खोलने को लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं। जिस देश में पहले से ही बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या हो, वहां इतने लंबे लॉकडाउन के बाद नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने यहां तक कह दिया है कि देश को कोरोना संकट के साथ ही काम करना होगा। ऐसे लोगों को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए जो काम कर सकते हैं। हमें कोरोना को न्यू नॉर्मल परिस्थिति के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी यही बात कही है कि कोरोना को हराने के साथ साथ हमें आम लोगों के रोजगार के बारे में सोचना होगा। इसके लिए वर्क प्लेस को सुरक्षित करना जरूरी है। दूसरे लॉकडाउन को लागू करने का मतलब है कि आप खोलने को लेकर कोई सही तैयारी नहीं कर पाए। अगर हम ये सोचें कि 0 केस पर ही खोला जाएगा तो वो असंभव है। नारायण मूर्ति और रघुराम राजन की ये बात दरअसल देश के उद्योग जगत की आवाज है जो अब लॉकडाउन की बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन कोरोना से तो लोगों को बचा रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों, दुकानों, कारखानों में ताले पड़ने से इनमें काम कर रहे करोड़ों वर्कर्स के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उद्योग जगत मानने लगा है कि इतने लंबे लॉकडाउन से देश एक आर्थिक भंवर में फंस जाएगा जिससे निकलना बेहद कठिन होगा। इससे बेरोजगारी की विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। CMI के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 1 महीने में 7 करोड़ 20 लाख लोग लेबर मार्केट से गायब हो गए। अप्रैल में बेरोजगारी का आंकड़ा 21% से 26% के बीच रहा। CMI का एक और बेहद हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान 8.5 करोड़ लोग नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी कोई काम नहीं। और कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इनमें से कईयों के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है जो आगे चलकर खतरनाक हो सकती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 90% लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते यहाँ के 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार का संकट झेलना पड़ सकता है। लॉकडाउन की वजह से देश के छोटे बड़े सभी उद्योग धंधे चरमरा गए हैं, जिन्हें उबरने में अभी 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। पहले से ही सुस्ती झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए लॉकडाउन के लिए तो मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बेची है। घरेलू मार्केट में मारुति की बिक्री 0 रही है।
फिच सॉल्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऑटो सेक्टर में प्रोडक्शन 8.3% गिरेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिजिल की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की बिक्री में फिलहाल जल्द सुधार होने वाला नहीं है। लॉकडाउन ने एविएशन सेक्टर के भी पर कतर दिए हैं। IATA के मुताबिक इस साल भारतीय एविएशन सेक्टर को 1,122 करोड़ डॉलर का घाटा होगा और करीब 29 लाख नौकरियां जा सकती हैं। SDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से IT सेक्टर के रेवेन्यू में अगले 6 महीने तक 2 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। कंपनियों को प्रोजेक्ट कैंसिलेशन और स्लो डाउन भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए सारा उद्योग जगत इस बात को लेकर एक साथ है कि धीरे धीरे ही सही लॉकडाउन के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया है। इंडस्ट्री बॉडी फिकी ने इस बारे में अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें उसने कहा है कि इकोनॉमी पर लॉकडाउन के असर को कम करने के लिए अब वक्त आ गया है कि अपने कारोबार को खोला जाए। लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से उन क्षेत्रों में सभी सेक्टर्स और सेवाओं को शुरू करना चाहिए जहां कोई भी कोरोना का केस नहीं है और प्रवासी वर्कर्स नहीं हैं। ऐसी जगहों पर लोकल प्रोक्योरमेंट पर काम करना चाहिए। नॉन कोरोना क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन को बेरोक टोक शुरू करना चाहिए। नॉन कोरोना एरिया में अलग से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना चाहिए। यहाँ प्रवासी वर्कर्स को टेस्टिंग के बाद बस या ट्रेन ले जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। सरकार भी इस बात को समझती है और संकेत भी दे चुकी है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन में रियायतों का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। हमें एक युद्ध के बीच बचाव का रास्ता खोजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जान के साथ साथ जहान को भी अगर सुरक्षित करना है तो 3 तारीख के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। इसकी तैयारी भी सरकार कर रही है। हमारे सामने कुछ खाका भी आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 जोन में जिलों को बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। कहा यह जा रहा है कि ग्रीन जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोलने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन चिंताएं अभी भी कम नहीं हुई हैं। खासतौर से दिल्ली, मुंबई जो बड़े शहर हैं, जो इकोनॉमी के बड़े ड्राइवर्स हैं, उन शहरों में अभी भी रेड जोन वाले या तो हालात हैं या वो रेड जोन के इलाकों में हैं। तो अगर वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होंगी तो फिर कैसे इतनी बड़ी चुनौती से हम पार पाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ चुनौतियां हैं और उनके क्या निदान हैं, क्या हल हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं पिरूज खंबाता साहब, जाना माना चेहरा हैं और चेयरमैन हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस CII के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित अग्रवाल हैं, चेयरमैन हैं नॉर्दर्न काउंसिल रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ललित जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश त्यागी, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी गिरीश जी। और शुरुआत करते हैं पिरूज जी से। पिरूज जी, सीधा सवाल है, आंकड़े आपके सामने भी होंगे, रोजाना अलग अलग स्टडीज आ ही रही हैं। इस बीच बहुत सारी स्टडीज इकोनॉमी को लेकर, उसके नुकसान को लेकर हुई हैं। अलग अलग आंकलन ये कहते हैं कि 32,000 करोड़ से 35,000 करोड़ का हमें रोजाना नुकसान हो रहा है। GDP के क्या नंबर्स होंगे, इसकी अलग अलग एजेंसीज जो हैं, सर्वेज हमारे सामने बता रहे हैं कि GDP का क्या हाल होने वाला है आने दिनों में। चुनौती बड़ी है सर, लेकिन 3 तारीख सबसे करीब है। कैसे खोलें लॉकडाउन को और क्यों जरूरी है लॉकडाउन खोलना? थैंक यू, आपने हमको मौका दिया आपकी चैनल पे आने का। ये लॉकडाउन 2 हुआ, उसके पहले 2 दिन पहले भी आपने दिया था और तब मैंने बताया था कि रूरल एरिया को खोला जाए आपके ही शो पे। और एक्चुअली 2 दिन में रूरल एरिया की काफी इंडस्ट्रियां खुल गई, आपको पता होगा। और ये जो मैं स्टॉक मार्केट को देख रहा हूँ, अभी आई थिंक स्टॉक मार्केट का भी राइट अनुमान है। उनको लगता है काफी कुछ खुलने वाला है, इसलिए स्टॉक मार्केट देखो आप कैसे बढ़ता जा रहा है। तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा खुलेगी, क्योंकि आज इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाना और देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कोविड से अपने फाइट है। तो मेरा ये आप सबका अनुमान है और मेरा भी अनुमान है कि जो रेड जोन है उसको हमको बिल्कुल सिक्योर रखने पड़ेंगे। और ये मेरा मानना है बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रेड जोन को चालू रखने के लिए कोई दरखास्त नहीं करनी चाहिए। हमारे कोई एम्प्लॉई रेड जोन में हो तो हमको उसको बुलाने नहीं चाहिए। रेड जोन को एम्प्लॉई को ग्रीन जोन में अगर कोई फैक्ट्री चालू होती है वहाँ उसको ला जाना नहीं चाहिए। वी हैव टू एंश्योर कि हम रेड जोन में बिल्कुल सेफ्टी रखें, सिक्योरिटी रखें। और मैं कहता हूँ जितना रेड जोन को कंट्रोल कर पाएंगे इतना ही हमारा कोविड का फाइट जल्दी एंड होगा।
अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ये कोविड बढ़ता जाएगा। तो रेड जोन में मेरे हिसाब से कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये ध्यान रखना चाहिए। रही ग्रीन और ऑरेंज जोन की, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती है वो सरकार बताएगी, पर मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ भी सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह वगैरह इंश्योर के जो एम्प्लॉय घर से काम कर सके उनको घर से ही काम लेवे, मिनिमम एम्प्लॉय से काम करके कैसे हम गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप में अब आगे बढ़े कि स्लोली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और इससे पूरा जो जीडीपी अभी स्लम्प हो पड़ा हुआ है वो जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट होवे और जो खास करके जो लेबर है, माइग्रेंट लेबर है, या तो जो नीचे के तबके के लोग जिसके पास काम नहीं उनको भी काम आए, अदरवाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा कोविड के प्रॉब्लम के लिए, ये मेरा मानना है। मैं सर आगे आपसे जरूर पूछूंगा कि एक तो मार्केट से बताया जा रहा है कि जो मैन पावर है उसका शॉर्टेज होने वाला है, बहुत अलग अलग स्टडीज बता रही हैं। माइग्रेंट लेबर्स मूव या तो कर चुके हैं या तो सरकार ने जो नई जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अब तो ट्रेन्स को भी इजाजत दे दी है, तो उसके बाद कई लेबर्स जो है वो माइग्रेट कर भी जाएंगे। तो मैन पावर शॉर्टेज आएगी, उसमें कैसे हम मैनेज करेंगे इस पर मैं आगे पूछूंगा, लेकिन ललित अग्रवाल साहब के पास मैं फिलहाल चलूंगा। देखिए ललित जी, आप रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और रिटेलर्स जो हैं हमारे देश के वो बड़ी बुरी तरह से उनकी एक तरह से कमर टूट गई है इसमें। जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं तो चलिए हमने मान भी लिया कि राशन किराना की दुकान वाले हैं तो चलिए उनका तो काम चल रहा है, लेकिन जो बाकी रिटेलर्स हैं दुकानों से जो पड़ा पड़ा माल है वो ख़राब हो रहा है, इतने दिनों से बिक्री नहीं हुई है, पैसा उधारी में उठाया हुआ है मार्केट से, किराया देना है सबसे बड़ी बात है। और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो किराया देना ही बहुत बड़ी चुनौती है अगर आपके पास डेली एक रेगुलर इनकम नहीं है। ये रिटेलर्स के लिए क्या प्लान होना चाहिए सर, और फिलहाल क्या स्थिति है छोटे बिजनेसमैन की? नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, रिटेलर तो इसमें जैसे हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल और रिटेल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और वो प्रभावित रहेंगे, और ख़ास करके नॉन एसेंशियल रिटेल। तो एसेंशियल रिटेल को तो फिर भी कहीं कहीं मौका मिला है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स में नहीं मिला है। तो नॉन एसेंशियल रिटेल को सबसे पहले बंद कर दिया गया था। मॉल, सिंगल ब्रांड रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, सबसे पहले उसी को बंद किया गया और शायद सबसे लेट उसी को खोला जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। हम रिटेलर की बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे आपने बताया, रेंट, मैन पावर पेमेंट, बहुत सारे इन्वेंट्री इश्यूज, एजिंग, बहुत सारे अदर फिक्स कॉस्ट, वेयर हाउस, ऑफिस, बैक एंड पीपल, एम्प्लॉइज एंड बहुत तरह की कॉस्ट हमारी जो होती है उसका हमारे पास अभी कोई आमदनी नहीं है। तो हमारी लिक्विडिटी जो है वो बहुत ही पतली लाइन पे टिकी हुई है। और कोई बैंक क्या करना चाहिए सरकार को सर? सरकार को क्या करना चाहिए 3 तारीख के बाद सर? तो देखिए, सरकार को जैसे हमारे इन्होंने भी बताया कि सरकार को जो ग्रीन जोन्स हैं, जहां पर अभी जैसे हम वी मार्ट रिटेल चेन चलाते हैं टियर 2 टियर 3 टाउन में, 195 शहर में से आज हमारे यहाँ पर कम से कम 60 शहर ऐसे हैं जहाँ एक भी कोरोना के केस नहीं है, 0 केसेस है। तो वहां बंद करके रखना बेकार है, वहां तो हमें चालू कर ही देना चाहिए। जहां भी ग्रीन जोन है, जहां केस नहीं आ रहे हैं, वहां पर इमीडिएटली रिटेल को शुरुआत देनी चाहिए, जिससे कि विद इन द सिटी, विद इन द टाउन की इकोनॉमी चालू हो जाए। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनकी ज़्यादातर काम जो है वो रिटेल से संबंधित है या एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित है। सो एग्रीकल्चर चल रहा है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट चाहिए, कंजम्पशन को सपोर्ट चाहिए, और वो देश को, उस शहर को सपोर्ट चाहिए। तो आई थिंक रिटेल को इमीडिएटली चालू करना चाहिए, जिससे कि रिटेलर एम्प्लॉई को रख पाए, उनको टाइम पे पेमेंट कर पाए, उनको पूरा उनका इंसेंटिव दे पाए, और अपनी ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि जो पूरी जो ट्रेडिंग की जो हमारे यहाँ पूरा ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और छोटी इकाई है वो छोटा बिजनेसमैन है। और छोटे बिजनेसमैन जब आपस में जुड़ते हैं, पूरी इकाई को बनाते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो अगर ये चेन खुलती है ग्रीन जोन में, चाहे आप शुरू करें, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी धीरे धीरे मदद मिलेगी। डॉक्टर गिरीश तागी हमारे साथ हैं, जिनकी राय सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि 3 तारीख के बाद सारे संकेत ये हैं डॉक्टर गिरीश के
आप ग्रीन जोन्स में तो इकोनॉमी को खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ ही में ऑरेंज जोन्स में भी कोशिश होगी कि वहां पर क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि फिर कोरोना संक्रमण का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से ग्रीन जोन ऑरेंज में तब्दील हो जाए, फिर ऑरेंज रेड में आ जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस इकोनॉमी को खोलते वक्त हमें क्या क्या एहतियात बरतना होगा। जी, जैसा कि आपने इस प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि जान है तो जहान है। ऑफ कोर्स हमें इकोनॉमी का ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जैसा कि अभी हमारे प्रीवियसली स्पीकर्स ने बोला कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं कुछ स्टेट से जा चुके हैं या कुछ पूरी वो तैयारी कर रहे हैं जाने की। रेड जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में जो जहाँ पर कोई केस नहीं है वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, पर हमारे को सबसे ज़्यादा डर उनका है जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, यानी मेरे किसी के सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कोरोना वायरस के पीड़ित है। तो हमारे को एक तो एग्रेसिव टेस्टिंग अब आगे करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम जोन में खोल रहे हैं एक्टिविटीज़ को, वहाँ पर एक्टिविटीज़ एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्लस जो उनकी साफ सफाई का, इसका उनमें ख्याल करना पड़ेगा। जो अभी तक हम एहतियात बरत रहे थे वो आगे भी बरतने पड़ेंगे। प्लस ग्रीन जोन में जब कोई जा रहा है तो उसका कोरोना वायरस पीड़ित ना हो, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ना हो, उसके पास कोई टेस्टिंग का उसके पास जरूर है और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और रेड से ऑरेंज, और ऑरेंज को हमने जितनी जल्दी हम ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलें और रेड को ऑरेंज जोन में बदलें। जो रेड जोन है जहाँ पर कोई एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही, वहाँ पर तो एग्रेसिव टेस्टिंग डोर टू डोर जाके हर फैमिली का एक तरह से टेस्टिंग हमारे को होनी चाहिए, ताकि जो उसमें से कोई पॉजिटिव है उनको, जहाँ पर भी हमारे को कोविड केयर सेंटर हैं या कोविड हॉस्पिटल हैं या होम क्वारंटाइन है, जो भी कुछ हमारा प्रोसीजर उस स्टेट का या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, फिर उसका मतलब एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। जो मैं जहां पर आपसे बात छूटी थी, आपने कहा कि भाई ग्रीन जोन में हमें सीमित संसाधनों में काम अब शुरू करना होगा, लेकिन सर क्या इन सीमित संसाधनों में काम करने के लिए हमारी इंडस्ट्री तैयार है? आपको एक लंबा अनुभव है एफएमसीजी का, और अब तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी देख रहे हैं सीआईआई में। क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है सीमित संसाधनों में? मैन पावर नहीं होगा आपके पास? जी जी बोलिए सर। यस सर। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज हमको जैसे कि 150 लोग फैक्ट्री में हैं तो हमको अल्टरनेट शिफ्ट चलानी पड़ेगी। 150 लोग के बदले 75 से शिफ्ट चलाओ। हमको डेफिनेटली सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग, हैंड मास्क, सेफ्टी, ये सबका डबल ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज मान के चलो, अगर नहीं करते हैं, अगर एक केस डाउटफुल भी आ जाता है तो पूरी फैक्ट्री को 10 दिन बंद कर दिया जाएगा, तो वो तो ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो ये हमको खुद को, इसमें कोई सरकार को बोलने की जरूरत नहीं, हमको खुद को एक सेल्फ डिसिप्लिन से हमको ये काम चालू करना पड़ेगा और इसमें पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि जो आपने खाली मैन्युफैक्चरिंग की बात की, जो पूरा चेन है, लॉजिस्टिक्स चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर चेन, जो सेल्स का चेन, पूरे को ये एक बार बदलनी पड़ेगी। रिटेल में मैं बात करूंगा, रिटेल में आज छोटे स्टोर में अगर 500 लोग भेगे हो जाते हैं सैटरडे संडे के दिन, तो कोरोना वहां से हजारों केस आ जाएंगे, दिन के 1 लाख केस हो जाएंगे। तो रिटेल में भी और सब जगह हमको ये रखना पड़ेगा। पर एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है कि पहले दिन से गवर्नमेंट ने बोला था हम एक रिलीफ पैकेज इंडस्ट्रियल के लिए लेके आ रहे हैं, और वो रिलीफ पैकेज आज तक नहीं आया है। अभी ये लॉकडाउन 3 की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मैं ये जाऊंगा कि आज इंडस्ट्री थोड़ा बेचैन हो रहा है और हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो हमको रिलीफ मिलना है, आज हर इंडस्ट्री का आदमी बोलता है हम तो सैलरी देनी है हमको, तो हमको गवर्नमेंट ने क्या दिया? आपने बैंकों का पैसा दिया, बैंकों ने हमको दिया, इंडस्ट्री को नहीं दिया। भैया हमको अगर सैलरी देनी है तो हमको कोई रिक्वायत नहीं मिली। एक पीएफ में उन्होंने थोड़ा अनाउंसमेंट किया, वो भी 100 लोगों के लिए है, खाली 15,000 लोग तक है। तो ये जो भी कोई सब्सटेंशियल रिलीफ, कोई जीएसटी की रिलीफ हो, इनकम टैक्स की रिलीफ हो, इवन प्रोफेशनल टैक्स, एक प्रोफेशनल टैक्स करके एक छोटा सा टैक्स आता है, आदमी काम करते हैं हमको टैक्स भरना पड़ता है, वो भी चालू रखा है। तो ये इकोनॉमिक पैकेज क्यों नहीं आ रहा? ये आज कोरोना में तो सर्टेनिटी हो गई है कि ग्रीन जोन चालू हो जाएंगे, पर इकोनॉमिक पैकेज क्यों नहीं आ रहा है? इसकी ठीक है खंबाता सर,
तो मेरे हिसाब से इस पे थोड़ा थोड़ा हमको ये गौर बिल्कुल करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। तो 3 तारीख बिल्कुल नज़दीक है और किस तरह से 3 तारीख के बाद देश के हालात होंगे, हमें सबका ख्याल रखना होगा। बीमारी को नहीं फैलने देना है, इकॉनमी को चलाते रहना है और मजदूरों का भी ध्यान रखना है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं ललित अग्रवाल आपके पास आना चाहूँगा। ललित जी, जो खंबाता साहब ने कहा एक पैकेज की अदद ज़रूरत है इंडस्ट्री को, उसकी राह सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको लगता नहीं है कि जब हम रिटेलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम धीरे धीरे जहाँ ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन एकदम से नहीं खोलने की अभी संकेत ऐसे नज़र आ रहे हैं कि एकदम नहीं होगा। तो आपको लगता है कि इससे रिटेलर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके अलावा क्या क्या चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे यहाँ 4 से 5 करोड़ लोग रिटेल में काम करते हैं, रिटेल के एम्प्लॉइज जो वर्कर हैं, तो 4 से 5 करोड़ है, जिससे 20 से 25 करोड़ परिवार जो लोग हैं वो पलता है, उनके परिवार के लोग पलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको टाइमली पेमेंट मिल जाए, उनका घर चल जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी चलाना। आई थिंक जैसे ही इकोनॉमी चालू होगी तो ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, जरूर ये प्रॉब्लम आएगी, माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम आएगी। फियर फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। फियर फैक्टर की वजह से कस्टमर भी बाहर में तकलीफ आएगा, कस्टमर जल्दी से आएगा नहीं। कस्टमर को ट्रस्ट जहां होगा, जहां उसको भरोसा होगा, उसी दुकान पे वो आना चाहेगा। तो इसीलिए रिटेलर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि वो हाइजीनिक और बहुत ट्रस्टवर्दी माहौल दे, बहुत ज्यादा केयर बरते, जिससे कि वो काम हो जाए। एंड आई थिंक सप्लाई चेन एक प्रॉब्लम है। पैरेलल रिटेलर को शायद ट्रायल करने दे कि ना दे, उसकी एक प्रॉब्लम होगी। हम एक्सचेंज अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो है प्रॉब्लम होगी। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकल के आएगी, बट आई थिंक एक बार शुरुआत हो जाएगी, वंस द बॉल इज रोलिंग, आई थिंक वी कैन रियली पुल इट ऑफ। क्योंकि मतलब मैं यही कहूंगा, जहां भी है और जहां भी है वो दोनों ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी रिटेल, बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी कंजम्पशन, बिल्कुल सही बात है, डिपेंडेंट है। तो आई थिंक वो दोनों चीजों को भी बिल्कुल सही बात है। कम से कम शुरुआत तो हो। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत तो हो। तो 3 तारीख के बाद अगर ऐसी शुरुआत हो रही है तो जो आप चुनौतियां बता रहे हैं वो चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के रास्ते भी हमें समय सिखाता रहेगा, इसलिए शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। ललित जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पिछली बार अपने स्टेटमेंट में फोकस किया था, वो ये क्या था कि हमें टेस्ट बढ़ाने होंगे, हमें उन लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी, टेस्टिंग करनी होगी, क्वारंटाइन और इन सब का ख्याल रखना होगा। लेकिन सर, अभी तो हम लॉकडाउन में हैं, तो अभी सब नियंत्रण में है। 8, 8.5 लाख, 9 लाख के आसपास हम लोगों ने टेस्टिंग की है जब हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन अगर एक बड़े हिस्से का देश से खुलता है तो हमें टेस्टिंग यूनिट्स अपनी बढ़ानी होंगी, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट्स हमें बढ़ानी होंगी, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं ज्यादा करनी होंगी। आपको लगता है कि हम इसके लिए तैयार हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? तो हर समय हम लोग जो है बहुत क्लियर कट डिफाइंड प्रोसेस से नहीं चले हैं। हम लोगों ने हर समय राम भरोसे हमने अपना काम किया है, और हम अगर हमारे पास प्रॉपर जुगाड़ नहीं भी होता है तो हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बट इस बार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हर जगह, गली गली, डिस्ट्रिक्ट, गांव और हर शहर में, जहां हम लोग 197 शहर में 265 दुकानें चलाते हैं, हम हर जगह देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा अवेयर है सरकार, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हर प्रांत में, हर जगह पे, स्टेट में लोग सरकार लगी हुई है। मैं यही सवाल दरअसल डॉक्टर गिरीश से पूछना चाह रहा था। ऑल राइट सर, मैं डॉक्टर गिरीश जी से ये सवाल पूछना चाह रहा था मेडिकल से रिलेटेड। गिरीश जी, हमारी तैयारी है पूरी? जी 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 बिल्कुल तैयारी है, पर सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग हैं वो इससे संक्रमित हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खतरे वाली बात यह है कि सिर्फ जो डॉक्टर या नर्स या सपोर्टिंग स्टाफ कोविड मरीजों की सेवा में है उनको नहीं, नॉन कोविड अस्पताल या नॉन कोविड जो क्लिनिक चला रहे हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। यानी कि हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर हम प्रिकॉशंस नहीं दे पा रहे, या पीपीई किट की कमी है, या तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि एक तो टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि जो अभी तक भी आप देखेंगे
मैं सर मेट्रो यही सिटीज कह में, रहा हूं यहाँ कि भी दिल्ली की टेस्टिंग जैसे जब बात बढ़ेगी करें, यहाँ पर भी सर पूरे जब टेस्टिंग क्लिनिक या बढ़ेगी पूरे गिरीश प्राइवेट जी, अस्पताल अभी तक नहीं डॉक्टर खुले। गिरीश जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो फिर हमारे को उसने टेस्टिंग किट्स चाहिए होंगे, हमें इतनी ज्यादा पीपी किट चाहिए होगी क्योंकि लॉकडाउन में एक बड़ा हिस्सा खुलेगा, तो क्या हमारे पास वो तैयारी है? जी 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 जी, इस टाइम गवर्नमेंट के पास भी जो बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट से है, पीपीई किट उनके पास आ रही हैं, काफ़ी एनजीओज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, डिफरेंट संस्थाएं उसमें पीपीई किट या दूसरे जो हमारे मेजर्स हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स के हों चाहे मास्क के हों, वो भी हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। अब उनको हमें रेशनली हमारे को प्रोवाइड करना है, प्राइवेट अस्पतालों में भी, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी और सरकारी अस्पताल में भी, क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी तो नंबर हमारे बढ़ेंगे तो उनके लिए हमारे को प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे होम आइसोलेशन पे है तो हर मरीज होम आइसोलेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कुछ मरीज कर पाएंगे, जो मरीज नहीं कर पाएंगे उनको कोविड हेल्थ सेंटर में जाना पड़ेगा, अगर सीरियस हालत खराब होती है तो कोविड अस्पताल में उनको जाना पड़ेगा। तो ये हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी उस फ्रंट में। आई एम सॉरी सर, मैं टोक रहा हूं आपको, मेरे पास वक्त की कमी है। खंबाता साहब, एक फाइनल रिएक्शन आपसे फटाफट से लेना चाहूंगा। हम पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें लेबर की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने रिपोर्ट्स में बताया कि 7-7.5 करोड़ के आसपास जो कामगार हैं वो एक महीने में ही इधर से उधर हो गया। वो हमारे जो लेबर हैं वो जो घर चले गए हैं, उनको वापस इकोनॉमी से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा सर? अभी एमएचए ने गाइडलाइन दिया है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको गवर्नमेंट स्पेशल बसेस में विद स्पेशल सैनिटेशन और व्हाटएवर रिक्वायरमेंट वो लेगी। वो बड़ा वेलकम मूव है और मेरे हिसाब से हमको खुद को भी हमारे एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए उनके लिए बसेस हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, हमको भी ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक अपने खाली गवर्नमेंट को छोड़ा दिया आप लेबर ले आओ हमारे लिए। तो हमको एक चीज सिंपल सोचनी है कि अगर चालू करना है तो जो जून फरवरी के जो जमाने थे, जनवरी के जमाने खत्म हो गए। अब हमको बिल्कुल सेफ्टी, सिक्योरिटी और इसको ध्यान में रखते हुए चालू करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो ये जो 25,000 का आंकड़ा मैं वापस कहता हूँ वो 2 लाख केस हो जाएंगे और इसमें सबका सहयोग की जरूरत है। और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से हम लोग के बहुत बड़ा हमारा खुद का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते खाली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कैसे सेफ्टी से हम ऑपरेट करें। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिरूष जी, शुक्रिया आपका गिरीश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन फेज 2 खत्म हो तो उसके बाद एक नए भारत में हम कदम रखें जिसमें सब का ख्याल रखें, इकोनॉमी का भी ख्याल रखा जाए, रोजगार का भी और बीमारी का भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।